रिजर्वेशन के झूठे केसेस लगाए गए हमारे साथियों पर। उस वक्त आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया जिस वक्त हम लोग ऑक्यूपाई यूजीसी में फेलोशिप की डिमांड कर रहे थे। उस वक्त आसाम की कई जगह पर मेहू में यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हुआ उसकी सपोर्ट। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोग यहाँ पर आए हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। और मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमको एक मौका मिला आप लोगों से इंटरेक्ट करने का। और हम लोग चाहते हैं कि आगे जो स्टूडेंट कन्वेंशन जो 15 और 16 तारीख को जेयू में होना था, कल और परसों, जो कि फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। हम लोग चाहते हैं कि आप में से कुछ लोग उधर भी आए और जिस तरह से आज हम यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उस तरह से आप लोग वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आई एम वेरी सॉरी आई कैन नॉट स्पीक असमीज। आई विश आई कुड स्पीक असमीज। मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात कर सकती थी उसी एक्सप्रेशन में जिसमें आप समझते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में करने की अपनी बात को। और मैं ट्राई करूँगी कि मेरी जो बात है उसका स्पिरिट कम्युनिकेट हो, क्योंकि हम लोग इस पूरे आंदोलन जो जेएनयू स्टैंडर्ड जेएनयू मूवमेंट चला, जब कन्हैया का अरेस्टिंग हुआ, उसके बाद में उमर और रहीमान का अरेस्टिंग हुआ, उसमें हम लोग पूरे देश में गए। वी वेंट थ्रू आउट द कंट्री एंड वी वेंट टू प्लेसेस वेयर वी डिड नॉट नो द लैंग्वेज, बट देयर इज वन थिंग दैट वी रियलाइज, दैट लैंग्वेज इज नॉट रियली अ बैरियर। इफ वी वांट टू कम्युनिकेट, आई थिंक वी कैन कम्युनिकेट। इफ वी वांट टू कम्युनिकेट द स्पिरिट ऑफ स्ट्रगल, द स्पिरिट of unity, I think we can communicate it. हम लोग भाषा के बगैर भी उसको उस बात को पहुंचा सकते हैं एक दूसरे तक अगर हम उसे बोलना चाहें। जब कन्हैया ने हिंदी में भाषण दिया और पूरे देश भर में लोगों को चाहे वो समझ आए या ना आए, उसका स्पिरिट जरूर कम्युनिकेट हुआ। वो क्या कहना चाह रहे थे, उसका क्या स्पिरिट था, वो जो बात वो जरूर पहुंची, भले उसकी भाषा हिंदी रही हो। प्राइवेटाइजेशन पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं। हमें जो टॉपिक दिया गया है प्राइवेटाइजेशन पर बोलने के लिए, लेकिन इफ यू एक्चुअली सी हाउ डू वी फाइट प्राइवेटाइजेशन, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट वी कैन नॉट फाइट प्राइवेटाइजेशन इफ वी फाइट प्राइवेटाइजेशन अलोन। हम लोग अगर बस निजीकरण के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ही अपना लड़ाई करें तो हम लोग उस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। We cannot fight this without fighting the things that make privatization work. Privatization इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। जैसे पहले जैसे सर ने कहा कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस अपने आप से खराब नहीं हुए, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को खराब किया गया। इसका अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखें, अगर आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना है तो क्या आप गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे या प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे? प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि प्राइवेट स्कूल का स्टैंडर्ड अच्छा होता है। लेकिन यही सवाल अगर हम हायर एजुकेशन में पूछे, क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा एमईटी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और इस तरह की तमाम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जाए, या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाए, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाए? आपका ऑब्वियसली रिस्पॉन्स होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से अच्छी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि स्कूल के लेवल पर प्राइवेट स्कूल बेटर है और यूनिवर्सिटी के लेवल पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बेटर है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है वो बेटर है? इज इट जस्ट पैराडॉक्स? नहीं, ऐसा दरअसल इस टाइम पे क्या हो रहा है पिछले 20 साल से जो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन का पूरा चला, जब से रिफॉर्म्स आए, द सो कॉल्ड रिफॉर्म्स, जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम डिफॉर्म हो गया, जिसको रिफॉर्म बोलते हैं हम लोग। जब से रिफॉर्म्स आए तब से लगातार क्या हो रहा है कि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को तलब किया जा रहा है, पब्लिक फंडेड हॉस्पिटल्स को, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज को, पब्लिक फंडेड स्कूल्स को, हमारे पास जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था पब्लिक फंडेड एजुकेशन का, उसको तबाह कर दिया जा रहा है ताकि प्राइवेट जो है वो शिक्षा का कारोबार कर पाए, सो दैट दे कैन कैश इन ऑन दिस मार्केट व्हिच इज एजुकेशन। दे थिंक ऑफ एजुकेशन एज अ मार्केट, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट मेक्स प्राइवेटाइजेशन वर्क। If JNU is the best university, why is everyone saying that JNU टैक्स के पैसे पर चलता है, JNU का टैक्स बंद कर दे, JNU का फंडिंग बंद कर देना चाहिए, JNU के लोग मुफ्त खोल, फ्री राइडर्स,
चीजें आती हैं। ये लॉजिक ये कॉमन सेंस में कैसे बन जाता है लॉजिक, इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। और मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसी एक बात को आज हम यहाँ से समझ के जाए। कैपिटलिज्म आपको ये समझाता है कि आपका जो दुश्मन है, अगर आप यहाँ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में 5,000 रुपया या 7,000 रुपया फीस दे रहे हैं, अगर आप इतना फीस दे रहे हो, जेएनयू में 250 रुपये फीस दिया जा रहा है, 250 रुपीज, व्हाट कैपिटलिज्म विल ट्राई टू टेल यू इज कि आपका दुश्मन जेएनयू है, कि आपको आप जो डिजर्व करते हैं वो तो जेएनयू ले जा रहा है। इस तरह से आपको समझाया जाएगा। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि जो लोग ऑयल मिल्स पे कब्जा करना चाहते हैं वो आपके दुश्मन है। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि जो लोग विजय माल्या जैसे 9,000 करोड़ लेकर के भागते हैं, विजय माल्या सिर्फ डैमेज इज 9,000 करोड़ डेट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ही इज नॉट योर एनिमी। अदानी वो इज पेमेंट कॉर्पोरेट, अदानी has been given a fine waiver of ₹200 crore by the environment ministry। आपको कभी ये नहीं बोला जाएगा कि ये आपके दुश्मन है, कभी ये नहीं बोला जाएगा कि अदानी को सब्सिडी मिल रही है, माल्या को सब्सिडी मिल रही है। नहीं, सब्सिडी किसको मिल रही है? जेएनयू को। हर घंटे में 67 करोड़ सब्सिडी कॉर्पोरेट्स को दी जाती है। इन एवरी आवर 67 crore rupees are given in subsidy to corporates. And what is the budget of JNU for a year? It is 120 crore. तो अगर गवर्नमेंट सिर्फ 2 घंटे के लिए कॉर्पोरेट्स को सब्सिडी देना बंद कर दे तो 1 साल के लिए पूरा जेएनयू चल सकता है। हमारा दुश्मन कौन है, हमें इस बात को पहचानना पड़ेगा। We have to recognize who our enemy is. हम लोगों को कभी ये नहीं बोला जाएगा कि जो लोगों को टैक्स वेवर मिल रहा है वो आपके दुश्मन है। हम लोग को हमेशा ये बोला जाएगा कि जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है वो आपके दुश्मन है। हमेशा इस बात को बोला जाता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप गरीब हो, क्योंकि एकदम हो सकता है आप गरीब हैं, आप अंडर प्रिविलेज्ड हैं, आप बहुत ज्यादा, आपकी कनेक्शंस नहीं है, आपका नेटवर्क बहुत मजबूत नहीं है, आपकी अंग्रेजी बहुत मजबूत नहीं है, तो आपको ये बोला जाएगा कि आपकी जो हालत है, आपको जो एजुकेशन नहीं मिल रहा, आपको जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है। कुछ लोग एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरीज के जो है वो रिजर्वेशन ले जा रहे हैं, और इसलिए आपको जो जनरल कैटेगरी के गरीब लोग हैं, इसलिए उन लोगों को जो है नौकरी नहीं मिलती। ये यूजुअली जो है इस तरह से हमें समझाया जाता है कि सभी चीजें तो बोल दी जाती है। बट व्हाट इज द रियलिटी? द रियलिटी इज that if you work in the corporate sector, public sector तो श्रिंक हो रहा है, public sector नौकरियों को तो पूरा खत्म किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरा एडवांस सिस्टम को भी खत्म किया जा रहा है। यानी आगे जाकर के आपके जो टीचर हैं, आप वहाँ पे कुछ टीचर्स को देख रहे हैं, the teacher will be replaced by a tape recorder, that's it। उस टीचर को कुछ नहीं पता होगा एडवांस का क्या सिस्टम है। एडवांस का सिस्टम है, आप 6 महीने कॉलेज में पढ़ाते हैं, 6 महीने के बाद आपको दूसरे कॉलेज में जाना होता है, नौकरी ढूंढनी होती है, आपका आधा साल में नौकरी ढूंढने में लगता है। आप कब जानेंगे कि आपके स्टूडेंट्स का नाम क्या है, उनके घर की दिक्कत क्या है? अगर असाइनमेंट का डेडलाइन आज शाम को 5 बजे तक है और आज शाम को 5 बजे तक उनके घर के स्टाफ डेमोनेशन हो जाता है या उनके घर पे कोई बीमार पड़ जाता है और इलाज अवेलेबल नहीं है, ये बातें टीचर को कैसे पता चलेगी? टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से एजुकेशन में जो एजुकेशन को एनरिच करता है। जब टीचर को एग्जैक्टली पता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है और उस बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, आप दोनों का प्रॉब्लम एक दूसरे से अलग है, आपके लिए ये डेडलाइन शूट करेगा, उसके लिए वो डेडलाइन शूट करेगा, आपके लिए ये टीचिंग प्लान शूट करेगा, उसके लिए टीचिंग प्लान शूट करेगा। ये बातें आप 6 महीने में नहीं जान सकते हैं। एडवांस सिस्टम ने ये किया है, लेकिन अभी उस एडवांस सिस्टम को भी खत्म किया जा रहा है। किस तरह से? जो परमानेंट टीचर्स हैं उनका वर्कलोड डबल करके, परमानेंट टीचर्स का वर्कलोड डबल करके जो है एडवांस का सिस्टम खत्म कर दिया जा रहा है। और इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त बड़ा आंदोलन इस बात पे चल रहा है। और इसी चीज को अगर आप देखें, पब्लिक सेक्टर पूरा श्रिंक हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर पर ब्रॉडली जो इंडिया के लेबर लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको रात के 9 बजे तक बैठना पड़ेगा, रात के 12 बजे तक बैठना पड़ेगा,
जब अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से होती है? अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब आप दो लोगों का काम एक व्यक्ति से कराते हैं. One person is doing the job of two people. If you go to the US, for example, and you are working in the software sector, after 5 p.m., if you have to put any hour extra, you have to be paid for that. Here, no. You just work. And this is the direct result of the policies of the government over the past 20-30 years, of the policies of privatization and liberalization and globalization, the policy of bringing in special economic zones, where labor laws do not apply. So, the argument here is that if labor laws did apply, अगर labor laws का सही से application होता, अगर ये होता कि आपको 9 से 5 का काम करना है और उससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं, अगला शिफ्ट किसी और को करना पड़ेगा, अगर इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता, अगर इंडियन एम्प्लॉइज ओवरवर्क नहीं होते, तो अनएम्प्लॉयमेंट हाफ हो जाएगी. क्योंकि अभी अगर 2 आदमी का काम 1 आदमी कर रहा है और अगर लेबर लॉ सही से अप्लाई होने लगे तो अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही हाफ हो जाएगी. यानी एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज बाय 100%. बट दिस दे विल नॉट टेल यू. दे विल टेल यू वी हैव नो जॉब्स बिकॉज द पीपल हु हैव रिजर्वेशन दे आर टेकिंग ओवर द जॉब्स. दिस इज व्हाट वी विल बी टोल्ड. एंड it's very strange that people who are anti-reservation, people who will say that, oh no, reservation is against merit and reservation does not, it goes against free competition, etc., etc. The very same people will say, oh, reservation should be given on economic basis. Now, all of a sudden you become from anti-reservation, you become pro-reservation, and then you say reservation should be given on economic basis. रिजर्वेशन को इकोनॉमिक बेसिस यानी गरीब लोगों को रिजर्वेशन दे देना चाहिए. गरीब लोगों के लिए आपको सोशलिस्ट पॉलिसीज लानी पड़ेगी. गरीब लोगों के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो इतना वैट का आपने बढ़ा दिया है, जिससे वैट इतना ज्यादा बढ़ गया है, प्राइसेस जो है कमोडिटीज की इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसको आपको कम करना पड़ेगा. आपको कमोडिटीज के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे. आपको महंगाई पे रोक लगानी पड़ेगी. गरीबों के लिए आपको ये करना है. गरीबों के लिए आपको लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगा. गरीबों के लिए आपको ऐसी पॉलिसीज देनी पड़ेगी, ऐसा एजुकेशन देना पड़ेगा जिससे उनका अपलिफ्टमेंट हो सके. गरीबों को रिजर्वेशन देकर आप क्या करेंगे? अगर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज खत्म हो गई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपया फीस है, 1 लाख रुपया फीस है, उसमें आप गरीब को रिजर्वेशन दे दीजिए, वो उसका क्या करेगा? वो तो फिर भी नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि फीस इतना हाई है. गरीबों के लिए आपको ये करना है कि फीस कम करना है. जिसके साथ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके लिए ये करना है, उसको रिजर्वेशन देना है और इंश्योर करना है कि जब वो यूनिवर्सिटी में आए उसके साथ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ये 2 डिस्कोर्स को कंफ्यूज किया जाता है और इस बात को समझना बहुत जरूरी है. अगर हम इसको नहीं समझेंगे हम लोग प्राइवेटाइजेशन को फाइट नहीं कर पाएंगे. ये पूरा एजेंडा जो है ये कॉर्पोरेट ड्रिवन एजेंडा है, लेकिन जैसा सर ने कहा कि हमारी सरकारें इसी एजेंडा को चला रही है क्योंकि सरकार ही पूरी कॉर्पोरेट ड्रिवन है. आप अपनी सरकार को देखिए, इट इज कंप्लीटली कॉर्पोरेट ड्रिवन. और इस चीज को हम लोगों को कंफ्यूज करके बताया जाता है कि रिजर्वेशन होता है, टैक्स का पैसे से पढ़ते हैं जेएनयू में लोग, इसलिए आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं. यही चीज अगर आपने देखी हो जेएनयू के दौरान, जब जेएनयू का पूरा स्ट्रगल चल रहा था, उसमें पहली बार अर्नब गोस्वामी क्या बोलते हैं? अर्नब गोस्वामी पहली बार बोलते हैं, आप लोग टैक्स के पैसे पे पढ़ते हो. देखो बॉर्डर पर जो है, बॉर्डर पर सिपाही लड़ रहे हैं, सिपाही मर रहे हैं. दोबारा से एक डायकॉटमी क्रिएट की जाती है. हमें दिखाया जाता